हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप बच्चों को कॉम्प्लेक्स प्लेन समझाया था। वहां पे उस प्लेन के जो हर एक पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, और हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उस प्लेन में एक यूनिक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें आप बच्चों को मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाई है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि आप बच्चों को अगर आप वो लेक्चर देखोगे तो अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट जो कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर अर्गेंट प्लेन जिसको बोलते हैं वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने मान लिया एक पॉइंट पी एक्स वाई है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये बताया था आप बच्चों को कि जो z हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस योटा y, तो x ये वाली एक्सिस होती है, इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, ये वाली हमारे पास क्या होती है, इमेजिनरी एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पॉइंट होता है उसको हम पी एक्स वाई से डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि ये एक पी पॉइंट है एक्स वाई, वो हमें क्या वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसमें, अर्गेंट प्लेन में या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में। और ओपी हमने मान लिया उसकी लेंथ क्या है, आर है, हमने उसको मान लिया उसकी लेंथ क्या है, आर है, सच दैट आर क्या होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू क्या होती थी, जब ए प्लस योटा बी होता था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वही हमने लिखा है, जो मॉडुलस होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, और साथ में हम मान लेंगे कि जो थीटा होगा वो क्या होगा, एंगल बीच ओपी मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, कि जो एक्स एक्सिस होगी हमारी उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस की होगी उसके साथ जो एंगल बनेगा वो हम मान लेंगे वो क्या है, थीटा है। और एंगल कौन बनाएगा, जो ओपी लाइन बनाएगी किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के। मान लिया कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की, यहां पे हमने मान लिया यहां से पीछे ये आ रही है हमारे पास वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव हो गई ये नेगेटिव हो गई एक्स एक्सिस। तो ये स्टूडेंट इसके साथ जो इस तरह से ये ओपी, ये मान लिया हमने ओ पॉइंट है, ये ओ ओरिजिन हमारा होता है, ये पॉइंट पी हमारा होता है। तो जो ओपी लाइन है तो ये हमारे पास इसके साथ जो एंगल बना रही है उसको हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। ये हमने आगे डायग्राम ड्रा की होगी, आप बच्चे वहां पे देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर हमने इस तरह से एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो जो पॉइंट पी होगा, क्या होगा, पॉइंट पी, उसको हम यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं किसके साथ, जो हमने आर फाइंड किया होगा और जो हमने थीटा फाइंड किया होगा। डिस्टेंस जो हमारे पास थीटा होगा और जो हमारे पास आर होगा, अगर इनकी वैल्यू यूनिक होगी तो वो पॉइंट भी हमारे पास एक यूनिक होगा। मतलब हर एक पॉइंट, चाहे कोई भी आप पी पॉइंट लोगे, उसके लिए यूनिक वैल्यू होगी आर की और थीटा की। तो इस तरह से आप बच्चों को ये समझ आया होगा कि जो पॉइंट पी होगा उसको हम यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं किसके साथ, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। और वो रियल नंबर्स का ऑर्डर पेयर कौन सा है, आर, और आर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और थीटा क्या है, जो वो एंगल बनाता है ओपी, जो लाइन होगी हमारे पास वो क्या बनाएगी, एंगल किसके साथ बनाएगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ बनाएगी, वो हमारे पास थीटा। तो ये जो पेयर होगा तो ये हमारा क्या करेगा, यूनिकली रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट पी को। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से, और यही हमारे पास ये जो आर और थीटा है ये क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी के। पॉइंट पी के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, एक आर आ गया और दूसरा थीटा आ गया। आर हमारे पास मॉडुलस ऑफ जेड होगा और थीटा बच्चों को पता है वो हमारे पास एंगल होगा किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। अब स्टूडेंट्स, आप बच्चों को हम बताएंगे कि ये हम आर कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद हम इसको, जब हमारे पास एक पॉइंट इस तरह से होगा ऑर्डर पेयर आर और थीटा, जैसे हमारे पास एक्स और वाई पॉइंट हो, क्या हो, एक्स और वाई पॉइंट, तो उसके लिए हम नंबर लिख लेते हैं एक्स प्लस योटा वाई। जब हमारे पास आर और थीटा होगा तो हम उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखेंगे, तो ये भी हम आप बच्चों को आगे समझाएंगे। तो जैसे हमने मान लिया कि ओरिजिन हमारे पास पॉइंट होगा ओ एज अ पोल, उसको हमने एक पोल की तरह मान लिया, जैसे मतलब ये हमारे पास आ गया एक पोल हमारा, यहां से ये ओरिजिन को हमने पोल मान लिया और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हमारी इस तरह से इनिशियल लाइन आ गई। अब यहां से जो पॉइंट पी होगा, तो जब हम ये ओ और पी ज्वाइन कर देंगे, यहां पे आर फाइंड कर देंगे और ये वाला हमारा एंगल थीटा आ जाएगा। सॉरी, आप बच्चों को अभी दिखाई दे रहा होगा। तो ये लिखा है हमने कि ये जो हमारे पास
एक्स एक्सिस होगी, ये वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, ये हमारे पास वाई एक्सिस होगी, ये पॉइंट हमने ओ मान लिया होगा, ये पॉइंट पी और ये ओपी है ये हमारे पास आर आ जाएगा, और ये जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस और ओपी के बीच में वो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो डिस्टेंस अब आप बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, तो आप बच्चे ये डायग्राम अगर अच्छे से समझोगे तो जैसे हमने ये प्लेन डाला जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो ये हमारे पास आ गई एक्स एक्सिस, दूसरी वाली आ गई हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अब डिस्टेंस हमने एक पॉइंट मान लिया पी, क्या मान लिया, एक पॉइंट पी, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक्स वाई पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो क्या होगा, एक्स प्लस योटा वाई। अब डिस्टेंस ये पॉइंट है और ये हमारे पास पोल है ओ, जो ओपी डिस्टेंस होगा, आप बच्चों को ओपी डिस्टेंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में निकालना भी सिखाया था। ये हमारे पास एक्स है, ये 0 0 होता है ओरिजिनल पॉइंट, तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई माइनस 0 का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों ने ये 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा ही होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सेकंड पॉइंट्स होते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट, तो सेकंड वाले पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस होगा ये वाला ये OP, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसी को हमने लिखा है r, और ये होता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ z, और इसी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम आप इस तरह से लिख भी सकते हैं। तो जैसे अब हमारे पास आ गया ये वाला। अब आप बच्चे मुझे यहाँ पे बताओ कि अगर हम इस अगर हमारे पास ये जो ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। जब ये 90 डिग्री एंगल आ गया, ओ ए और पी जो होगा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो ये हमारे पास क्या है, थीटा है, ये हमें पता है, ये हमारे पास हमने मान लिया है थीटा है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ओ पी वो भी हमारे पास क्या है, आर है। तो डिस्टेंस जब ये हमारे पास OPR है और थीटा हमारे पास ये क्या है, थीटा भी हमें पता है, तो डिफरेंस आप बच्चे मुझे बताओ, अगर हमने ये निकालना हो PA, क्या निकालना हो PA, तो ये इस तरह से एक ट्राइंगल बन जाएगा। मैं आप बच्चों को यहाँ पे दिखाता हूं, तो इस तरह से अब ये ट्राइंगल बन गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये हमारे पास R है और ये हमारे पास A है, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास O है। ये स्टूडेंट्स आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो ये साइड होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज और ये साइड हमारे पास क्या होती है, जो जिस लाइन पे दोनों एंगल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो इसके सामने एंगल एक्यूट एंगल के सामने वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन अपोजिट जो सामने यहाँ पे इस तरह से ये लाइन होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो जैसे ये परपेंडिकुलर आ गया और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना होगा और हाइपोटेन्यूज अगर हमें दिया हो और एंगल भी हमें पता हो, तो हम परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, कि उसमें देखते हैं कि किसके फार्मूले में हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है, और वो फार्मूला होता है हमारे पास साइन थीटा, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर भी आता है और हाइपोटेन्यूज भी आता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो जिन बच्चों को अभी भी डियर स्टूडेंट्स ये कांसेप्ट नहीं आता है, तो डियर स्टूडेंट्स वो क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री वाला यूनिट है उसमें ये मैंने कांसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो आप फटाफट से उन वीडियोस को देख के आप ये द्वारा अपना कांसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो डियर ये हमारा साइन थीटा आ जाएगा, वो किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारे पास एपी और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ओपी, तो ये क्या आ जाएगा, एपी अपॉन ओपी। तो यहां पे वही लिखा हुआ डिस्टेंस हमने साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया, एपी अपॉन ओपी। तो जो एपी है तो डिस्टेंस ये हमने फाइंड करना है, और ओपी है जो, तो ओपी की वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, आर है, तो हमने यहाँ पे आर लिख लिया है। तो डिस्टेंस इस तरह जो एपी होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इंटू साइन थीटा, तो एपी हमने लिख लिया आर साइन थीटा। सिमिलरली अब हम स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहां पे देखो आप बच्चे, ये है हमारे पास एपी, इसी को हम इसी लाइन को और इस लाइन को बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक एज अ रेक्टेंगल बन रहा है। यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल था, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा अपोजिट, तो जैसे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी एज अ, जैसे इसको आप रेक्टेंगल मान लो, स्क्वायर मान लो, अगर देखने में तो स्क्वायर लग रहा है तो ये रेक्टेंगल भी बन सकता है अगर आप इसको थोड़ी बड़ी फिगर बनाते हैं। तो जैसे ये हमारे पास अपोजिट साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर लो, अपोजिट साइड बराबर होती है, तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी, ये साइड और ये साइड बराबर होगी। अगर एपी हमारे पास आर साइन थीटा है तो OB भी हमारे पास आर साइन थीटा होगा। सिमिलरली अब डिस्टेंस इस तरह से जो OB था, अब मुझे बताओ ये जो OB डिस्टेंस क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है 0 y, क्या पॉइंट है 0 y, तो ये यहां से यहाँ तक कौन सा डिस्टेंस है, अगर आप यहाँ पे पॉइंट लिखते हो 0 5, तो इसका मतलब ये y कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे पॉइंट कौन सा होता है 5, तो 0 से लेके 5, तो ये डिस्टेंस कौन सा होता है 5। तो डिस्टेंस इस तरह से यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या हमारे पास क्या होगा, y होगा। तो जो OB की जगह पे हमने लिख लिया y हमारा आ गया r साइन
थीटा। अब सिमिलरली हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, एक्स फाइंड करेंगे। तो एक्स हमारा किस एक्सिस पे है, ये है ना एक्स एक्सिस, तो इस पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, ओ ए, क्या है ओ ए। और इस पॉइंट को अगर ए पॉइंट को अगर आपने लिखना हो तो कैसे लिखते हो, एक्स जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट इसी तरह से होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उस पे जीरो होता है। तो जैसे ये हमारे पास जो डिस्टेंस होगा ओ से लेके ए तक, वो हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा। अगर यहाँ पे हमने 4 0 पॉइंट लिखा होता तो आप बच्चों को पता होता है यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होता है, 4 होता है। सिमिलरली यहाँ पे जब पॉइंट एक्स 0 है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ओ ए हमारा एक्स के बराबर भी आएगा। अब जैसे जब हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, यहाँ पे ये साइड है ओ ए बेस और ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब आप बच्चे मुझे बताएंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज कौन से फॉर्मूले में आते हैं, तो वो फॉर्मूले में आते हैं कॉस में। तो ये भी आप बच्चों को मैंने ट्रिक बताई थी याद रखने के लिए, कर्ली ब्लैक हेयर, साइन के लिए सम पीपल हैव, और टैन के लिए टिन पेंटेड ब्लैक। तो डिस्टेंस कॉस थीटा के लिए कर्ली ब्लैक हेयर, तो बी अपॉन एच आ गया। तो डिस्टेंस जो बी है हमारे पास, तो बेस हमारे पास था ओ ए और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ओपी, तो ये लिख लिया ओ ए अपॉन ओपी। अब डिस्टेंस आप बच्चों को पता है जो ओपी है वो हमारे पास आर के बराबर है, जो ओ ए होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, वो हमारे पास x के बराबर होगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे हम डायरेक्टली x पे लिख सकते थे, या फिर हमने OA ही लिखा है यहाँ पे, तो r इंटू cos थीटा करेंगे तो OA इक्वल टू r cos थीटा, और यहाँ पे ये OA होगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, x में, क्योंकि OA जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो वही हमने लिखा है x और sin cos थीटा के बराबर। अब डिस्टेंस हमने x भी फाइंड कर दिया और y भी हमने फाइंड कर दिया। अब डिस्टेंस जब हमारे पास कोई पॉइंट x हो तो x नहीं, पॉइंट हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो वो क्या आता है, जैसे z हमारे पास होता है x प्लस इयोटा y, इसके लिए पॉइंट होता है x और y। तो जैसे जब हमने x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया, तो हम z अपना फाइंड कर सकते हैं। तो z क्या आ जाएगा, x प्लस इयोटा y। तो z हमने लिख लिया x प्लस इयोटा और y। x की वैल्यू r cos थीटा है तो वही लिखी है, और y की वैल्यू r sin थीटा है, तो ये हमने निकाली थी y की वैल्यू, तो r sin थीटा भी लिख लिया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ये r यहाँ भी है और यहाँ भी r हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो पीछे बचेगा cos थीटा प्लस इयोटा और sin थीटा। तो जो z होगा वो पोलर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस इयोटा sin थीटा। इसी को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस इयोटा y है तो उसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस इयोटा sin थीटा। यहां से आपको थीटा भी निकालना होगा और साथ में आपको क्या निकालना होगा, r निकालना होगा। जब आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा z इक्वल टू x प्लस इयोटा y, वहां से आपने r भी फाइंड करना है। r आप बच्चों को पता है वो कैसे निकल सकते हैं, x प्लस y स्क्वायर, और आप बच्चों को फाइंड करना होता है थीटा। तो ये स्टूडेंट इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो यही हमने लिखा है, जो r होगा वो हमारे पास रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, और इसको हम मॉडुलस ऑफ z भी बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये हम इस तरह से r की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस y दिया हो, x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, तो हम अपना मॉडुलस फाइंड कर लेंगे जो r होगा। और डिफरेंस हमने क्या निकालना होता है, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होता है, ये थीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, या फिर इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो जैसे ये दोनों चीजें याद रखनी है आपने, कि जो थीटा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं और एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ARG। इसके लिए ARG किसके लिए है, आर्ग्यूमेंट, और ये आ गया Z, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। तो डिस्टेंस इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास होता है आर्ग्यूमेंट। अब हम दिखाएंगे आप बच्चों के हम आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बच्चों को पता होगा कि जो tan थीटा होता है, क्या होता है, tan थीटा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब टिन पेंटेड ब्लैक, ये फॉर्मूला होता है P अपॉन B। तो डिफरेंस यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर देखोगे और यहाँ पे इसी ट्राइंगल में अगर आप बेस लगाओगे तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर, अगर ये ट्राइंगल लिया O A और P, तो इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास होगा AP और बेस हमारे पास होगा OA। तो हम लिख लोगे ये tan थीटा हमारे पास किसके बराबर आएगा, AP अपॉन OA। तो डिफरेंस AP अपॉन OA, AP मुझे बताओ क्या है, AP हमारे पास होता है OB के बराबर, और OB ही हमारे पास, मतलब ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होता है, इसके बराबर, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होता है, y के बराबर। तो इसको आप लिख सकते हो y, और जो ये डिस्टेंस होता है ये वाला, ये बताओ ये कौन सा डिस्टेंस होता है, OA, ये होता है x। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan ऑफ थीटा इक्वल टू y अपॉन x। तो मैं यहाँ पे अलग से निकाल के लिख के दे देता हूँ, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x। अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को जब ये y की वैल्यू पता होगी, x की वैल्यू पता होगी, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और जब आपने यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x हो जाएगा, क्योंकि ये जो tan थीटा था ये दूसरी तरफ जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स y अपॉन x। तो देखो ये आप बच्चों को मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कि हम ये tan थीटा की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और साथ में मॉडुलस मैंने आप बच्चों को बता दिया कि मॉडुलस हमारे पास होता है रूट ऑफ x के प्लस
वाई स्क्वायर। तो इस तरह से दोनों चीजों की जब हमें वैल्यू मिल जाएगी तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई को उसकी पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, r इंटू कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन हम अपनी एक्सरसाइज में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आगे मैं बताता हूं कि ये जो थीटा की वैल्यू किस तरह से वेरी करती है। तो डियर स्टूडेंट्स वही हमने लिखा है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और वो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वो जीरो के नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, तो देयर कॉरस्पॉन्ड्स ओनली वन वैल्यू, कि वहां पे सिर्फ एक वैल्यू होगी किसकी, थीटा की। मतलब किसी भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वहां पे थीटा की सिर्फ एक वैल्यू होगी, और वो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक किस के बीच में लाई करेगी, वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाई करेगी। मतलब एंगल जो होगा थीटा उसकी वैल्यू हमारे पास 0 से लेके 2 पाई के बीच तक आएगी। उसके बाद या फिर अगर हम इसको किस तरह से देख सकते हैं, मतलब नेगेटिव पाई से पॉजिटिव पाई तक भी इसकी वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास होगा कि जो थीटा होगा, थीटा की वैल्यू अगर हमने नेगेटिव वाली भी लेनी होगी तो हम कहां से कहां तक लेंगे, नेगेटिव पाई से लेके पॉजिटिव पाई तक, और या फिर हम कहां लेंगे 0 से लेके 2 पाई तक। डिस्टेंस में आप बच्चों को ऐसे बताता हूं, देखो दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है। यहां पे है हमारे पास अगर 0 और यहां पे हमारे पास आ गया 2 पाई, क्या आ गया 0 और 2 पाई, तो बीच में यहां पे क्या आएगा पाई, और यहां पे क्या आएगा माइनस पाई, और यहां पे क्या आएगा -2 पाई आएगा। तो डिस्टेंस 0 से लेके डिस्टेंस कहां तक, पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक। या आप ये वाला डिस्टेंस ले सकते हो, जब अगर आपको नेगेटिव वैल्यू भी लेनी है तो आप कहां से कहां तक ले सकते हो, पाई से लेके यहां तक, माइनस पाई से लेके पॉजिटिव पाई तक, या फिर 0 से लेके पाई तक। तो डिफरेंस आप दोनों का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे आप यहां से यहां तक लो, चाहे आप यहां से यहां तक लो। और ये हम थीटा की वैल्यू ले सकते हैं, या हम माइनस पाई से लेंगे तो पाई तक ही ले सकते हैं, या फिर हम कहां से ले सकते हैं 0 से लेके 2 पाई तक। लेकिन डियर स्टूडेंट हम मोस्टली कौन सी लेते हैं, माइनस पाई से लेके पाई तक की वैल्यू हम लेते हैं। इसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बोलते हैं। तो वो डियर स्टूडेंट्स वही हमने लिखा है, वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट, अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस पाई से लेके ये हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू पॉजिटिव पाई हो, मतलब यहां से लेके यहां तक हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो डिफरेंस हम ये भी नहीं ले सकते कि जो थीटा है तो थीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस पाई हो, माइनस पाई नहीं हो सकता, माइनस पाई से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, प्लस पाई से छोटा होगा, या फिर उसके बराबर भी होगा। तो ये साइन भी आप बच्चों ने याद रखना है कि ये जो साइन है यहाँ पे, इसका मतलब ये वाली कौन सी ब्रैकेट है, मतलब अगर आपको यहाँ पे ऐसे लिखना हो तो आप क्या लिखोगे माइनस पाई, और यहाँ पे क्या लिखोगे पाई। तो ये आप बच्चों को मालूम होगा, शायद आप बच्चों ने अगर ट्रिग्नोमेट्री यूनिट पढ़ा होगा तो 10th में भी, तो वहां भी थोड़ा बहुत सिखाते हैं इंटरवल्स के बारे में। तो नहीं तो मैं सिखाऊंगा आपको, ये 11th के ये जो बाकी यूनिट्स बचे हैं वहां पे हम आप बच्चों को ये बताएंगे। तो ये होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल, ये होता है ओपन इंटरवल, मतलब इसमें ये वाली वैल्यू बिलोंग नहीं करती है और इसमें ये वाली वैल्यू बिलोंग करती है, जिसके साथ ये वाली क्लोज ब्रैकेट होती है। तो इसको बोलते हैं या ओपन क्लोज और या फिर क्लोज ओपन। तो कुछ भी हम, ये हमारे पास एक तरफ से ओपन है, दूसरी तरफ से क्लोज इंटरवल है। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे भी इक्वल टू लगा होता तो हम यहाँ पे भी ये वाली ब्रैकेट डालते स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये हमारे पास दोनों इंटरवल दोनों तरफ से क्या हो जाता, क्लोज हो जाता, मतलब दोनों वैल्यूज आ सकती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्लोज कौन सा है, सिर्फ ये वाला पाई है, तो पाई वैल्यू आ सकती है, लेकिन माइनस पाई नहीं आ सकती। तो ये भी आप बच्चों ने ध्यान रखना है। अब डिफरेंस ये हमारे पास क्या है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है किसका, z का। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू माइनस पाई से लेके पाई हो तो डिफरेंस हम मोस्टली यही वाली वैल्यू देखते हैं, माइनस पाई से लेके पाई तक। और इसको अगर हमें ये स्पेसिफाई नहीं किया हो कि हाँ भाई कौन सी निकालनी है, प्रिंसिपल भी नहीं बोला हो, सिर्फ आर्गुमेंट बोला हो, तब भी हम ये वाली निकालते हैं। अगर हम स्पेसिफाई करके बोल दिया हाँ भाई निकालो 0 से लेके 2 पाई के बीच में ही, तो फिर हम जाके क्या करेंगे, फिर हम उस थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक ही फाइंड करते हैं। लेकिन आप बच्चों ने सिर्फ याद रखना है कि हम ये लिखेंगे माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक। तो जैसे आप बच्चों के लिए एक थोड़ी सी मैं और इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को अलग से बता देता हूं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप बच्चे, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारे पास अगर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास होता है 4th क्वाड्रेंट। आप बच्चों को ये पता होना चाहिए। ये जो हमारे पास प्लेन है तो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो जैसे जो भी वैल्यू हमारे पास अल्फा की आएगी तो वही हमारे पास, मतलब हमारे पास tan अल्फा का फॉर्मूला क्या बन जाता है, बाई अपॉन एक्स, ये होता है। अब देखिए जो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आएगी वही हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी, अगर वो हम कहां पे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब वो थीटा जो हमारे पास होगा वो अल्फा के बराबर ही आएगा। और अगर ये 4th क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा हमारे पास माइनस अल्फा के बराबर में आ जाएगा। और अगर ये 2nd क्वाड्रेंट में होगा तो वो पाई माइनस अल्फा के बराबर में आएगा थीटा। और अगर ये हमारा 3rd क्वाड्रेंट में आएगा तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा माइनस
पाई के बराबर आएगा। तो जैसे याद रखना है, अगर हमारे पास ये अल्फा होगा तो यहाँ पे नेगेटिव अल्फा बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे पाई माइनस अल्फा होगा तो यहाँ पे अल्फा माइनस पाई बन जाएगा। तो ये चारों वैल्यूज आप बच्चों ने याद रखनी है। और ये फॉर्मूला tan ऑफ अल्फा का फॉर्मूला होता है y अपॉन x। तो डिस्टेंस ये, और इसको हम मॉडुलस भी लेते हैं कि हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो डिस्टेंस इस तरह से हम फाइंड करेंगे, आप बच्चों को बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कुछ एग्जांपल्स भी होंगे, उनको हमने दूसरे तरीके से भी किया होगा, वो वाला तरीका भी आप बच्चों को अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन ये जो तरीका है, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन निकालोगे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब डिस्टेंस हम देखते हैं जो वैल्यू होगी। तो डिस्टेंस अगर 0 से लेके 2 पाई तक वैल्यू देख रहे हैं तो वो किस तरह से काउंट करेंगे, यहाँ पे आ गया 0 से लेके थीटा, ये आ गया थीटा तक, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो यहाँ इस तरह से पॉइंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और उसकी वैल्यू यहां से यहां तक आ जाएगी, मतलब ये 90 से भी ज्यादा आ रही है। 0 से लेके यहां तक 90 होता है, 90 के बाद यहाँ पे 180 मतलब पाई, यहाँ पे पाई 1 2 और यहाँ पे 3 पाई अपॉन 2। तो ये वैल्यू कहां तक आ रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब थीटा, और इस तरह से लेंगे। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पे आएगी तब भी हमारी वैल्यू किस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे तो वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, मतलब ये 3 पाई 1 2 से भी बढ़ती जाएगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने यही वैल्यू कहां लेनी हो, 0 से लेके माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक, तो डियर स्टूडेंट्स हम कैसे लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू इस तरह से होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू इस तरह से होगी। लेकिन जो थर्ड क्वाड्रेंट अगर हमारे पास ये वाला आ रहा है तो उसमें वैल्यू हमारी इस तरह से आ जाएगी, मतलब इसी का उल्टा आ जाएगा। और अगर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में लेनी होगी, मतलब सेकंड का उल्टा थर्ड और फर्स्ट का उल्टा फोर्थ आएगा। तो वही यहां पे था कि फर्स्ट का उल्टा फोर्थ, मतलब फर्स्ट अगर पॉजिटिव अल्फा है तो फोर्थ नेगेटिव अल्फा आएगा। अगर सेकंड हमारे पास पाई माइनस अल्फा है तो थर्ड हमारे पास अल्फा माइनस पाई आएगा। देखो ये है था ना हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, ये अगर इस तरह से ऊपर से आ रहा है, ये नीचे से आ रहा है, मतलब ये उल्टा आ जाएगा। और अगर ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर को जा रहा है तो हमारे पास ये वाला नीचे को आ जाएगा, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ उल्टे हैं और सेकंड और थर्ड आपस में अपोजिट है। तो डिस्टेंस आई होप आप बच्चों को अभी तक ये थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा। जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे आप बच्चों को और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको सिर्फ अपना ये जो कंसेप्ट समझना था, कंसेप्ट समझ लिया। अगर आप बच्चों को पता चल गया कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक, ये आप बच्चों ने याद रखना है। और डिस्टेंस अगर आप बच्चों को लेक्चर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ये है आपका अपना स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डिस्टेंस इस चैनल पे आप बच्चों को हर एक चीज पढ़ाई जाएगी। अगर आप चाहते हो हर एक चीज पढ़ना तो ये स्टूडेंट्स प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड हो तो आप बच्चों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और कब मिलेगी, अगर आप बेल आइकन क्लिक कर लोगे तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपनी एग्जांपल 7। डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल 7 में क्या है, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस इयोटा रूट 3 इन द पोलर फॉर्म। कि ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, अब इसको हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आप कर ही सकते हो। यहाँ पे देखो z हमें दिया है 1 प्लस इयोटा रूट 3 के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखो बड़े सारे तरीके होंगे यहाँ पे, जो इस तरह से किया है वो भी मैं आप बच्चों को बताता हूँ। अगर मैं अपना जैसे दूसरा ये तो था जो आपकी टेक्स्ट बुक पे है तरीका, उस तरीके से मैं अगर अपने वाले तरीके से बताऊं तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो z इक्वल टू 1 प्लस इयोटा रूट 3 है, 1 प्लस इयोटा रूट 3। तो जैसे अगर आप इसको x प्लस इयोटा y के साथ कंपेयर करो तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी और y की वैल्यू हमारे पास रूट 3 आएगी। अब डिफरेंस जो हमारे पास r होता था वो क्या होता था, x के रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस 3 का रूट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा रूट ऑफ 4, तो वो हमारे पास वैल्यू आएगी 2। तो इस तरह से r की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 आएगी। तो यहाँ पे भी हमने इन्होंने 2 निकाली, इन्होंने अलग तरीके से निकाली, वो भी आप बच्चों को बता दूंगा। तो डिस्टेंस इस तरह से हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। और अब हमने निकालना होता है थीटा। तो थीटा के लिए सबसे पहले हम अल्फा निकालते हैं। तो डिस्टेंस वो मैंने आप बच्चों को बताया था, tan अल्फा का फॉर्मूला होता है y अपॉन x। और ये जो भी वैल्यू हो तो वो बाद में बाहर ये क्या लेते हैं, मॉडुलस वैल्यू लेते हैं, मतलब ये पॉजिटिव ही आनी चाहिए। तो डिस्टेंस सॉरी यहाँ पे जो y है तो y की वैल्यू है रूट 3 और x की वैल्यू है 1, तो रूट 3 अपॉन 1 इसका मॉडुलस लेंगे तब भी रूट 3 ही आएगा, क्योंकि रूट 3 अपॉन 1 करते हैं तो रूट 3 ही रहेगा और उसका मॉडुलस करेंगे तो रूट 3 ही आएगा। तो डिस्टेंस इस तरह से जो tan अल्फा होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा रूट 3। अब डिस्टेंस tan अल्फा हमारे पास रूट 3 है, तो मुझे बताओ tan अल्फा की वैल्यू रूट 3 कब होती है, जब tan 60 डिग्री होता है, उसको हम पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो पाई की अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई अपॉन 3। अब डिस्टेंस हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर दी। अब मुझे आप बच्चे बताइएगा कि क्या ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक्स और वाई। एक्स हमारा कौन सा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि प्लस का 1 है, और ये वाई है जो ये भी क्या आ रहा है
प्लस का आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ ये जो क्वाड्रेंट होता है, आप बच्चों को मैंने ये पहले भी समझाया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि ये जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और इसमें वाई भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो भी ये वैल्यूज आएंगी तो इसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू आएगी इसमें देखो एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वाई वाला इसमें पॉजिटिव रहेगा और एक्स वाला इसमें नेगेटिव रहेगा। और इसमें जो पॉइंट आएगा तो वो क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है और नेगेटिव ही वाई एक्सिस है, तो इसमें पॉइंट कौन सा आएगा, माइनस माइनस वाले आएंगे। और यहाँ पे पॉइंट कौन से आएंगे, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे सॉरी यहाँ पे ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव आ जाएगा एक्स और नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास वाई। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट जिसमें एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव है, तो डियर स्टूडेंट वो कौन सा आया, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बच्चों को बताया था कि थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर ही होती है। तो इस तरह से जो थीटा होगा तो थीटा की वैल्यू हमारे पास अल्फा क्या आएगी, पाई अपॉन 3, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू भी पाई अपॉन 3 ही रहेगी। जब थीटा की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो वो जेड किसके बराबर होता है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस इयोटा साइन थीटा। तो ये वैल्यू आपने पुट करनी होती है। आर की वैल्यू यहाँ पे 2 लिख लोगे, कॉस पाई बाई 3 लिखोगे प्लस इयोटा साइन ऑफ पाई बाई 3 लिखोगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। जेड इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस इयोटा साइन ऑफ पाई बाई 3। तो जैसे ये था मेरा वाला एक अलग वे जिस तरीके से आप अच्छे से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और ये मैं आप बच्चों को तरीका बता देता हूं जिस तरीके से यहाँ पे क्या निकाला हुआ है, आपकी एग्जाम्पल निकाली हुई है। तो जैसे एग्जाम्पल में क्या लिया है, देखो हमने इसको मान लिया कि जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, वो क्या होता है, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आर लिखा होता है इयोटा साइन थीटा, या फिर हम आर को कॉमन निकाल दिया होता है। तो जैसे ये हमारे पास होता है रियल पार्ट और ये हमारे पास क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए ये इमेजिनरी पार्ट में हम इयोटा को साइड पे लिखते हैं, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट, ये आ जाएगा रियल पार्ट। तो जैसे नंबर में रियल पार्ट कौन सा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो है 1, तो 1 को हम आर कॉस थीटा के साथ कंपेयर कर देंगे और इयोटा साइन थीटा को हम रूट 3 को हम किसके साथ इक्वेट कर देंगे, आर साइन थीटा के साथ। तो वही हमने लिखा है रूट 3 को आर साइन थीटा के बराबर और 1 को हमने आर कॉस थीटा के बराबर। अब डिफरेंस हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे और ऐड करेंगे, तो इसको स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर और उनको ऐड कर दिया। सिमिलरली आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये भी ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये आर स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आप बच्चों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यह आर स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा। अब देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाता है, तो 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4। तो जो 4 का अब हमारे पास जो आर स्क्वायर है वो 4 आ रहा है, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। और आर की वैल्यू डिस्टेंस आप बच्चों ने कभी भी नेगेटिव नहीं लेनी है। डिस्टेंस आप लिखने को चाहे तो आप यहाँ पे इस तरह से ले सकते थे प्लस माइनस रूट ऑफ 4, तो वो क्या आना था प्लस माइनस 2। अब डिस्टेंस लेकिन हम आर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, क्योंकि डिस्टेंस आप बच्चों ने वहां पे देखा था जेड मॉडुलस, और जो मॉडुलस वाली वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। तो इसलिए आर की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी 2 ही रहेगी, मतलब -2 कभी भी नहीं आएगी। इसका मतलब जो आर की वैल्यू रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर नेगेटिव भी आप लिखोगे तो उसको आपने क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। तो जैसे अब हमने आर की वैल्यू देख ली है। अब आर की वैल्यू देख ली है, हमने लिखा था आर कॉस थीटा 1 के बराबर, तो आर कॉस थीटा 1 के बराबर था, और ये अगर हमारा आर कॉस थीटा 1 के बराबर है तो आर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2, और कॉस थीटा 2 कॉस थीटा हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा, यही लिखा है हमने। अब जैसे ये कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 1, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, तो कॉस थीटा 1/2 के बराबर आ जाएगा। अब कॉस थीटा जब 1/2 के बराबर आ गया तो जैसे तो बताओ मुझे कॉस की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है, तो ये आप बच्चों को पता होगा कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पे 1/2 होती है, तो हमने लिख लिया cos π/3। ये 60 डिग्री आप बच्चों को आता होगा लिखना, जैसे पाई क्या होता है 80 डिग्री 180 डिग्री, तो π/3 हमारे पास क्या जाएगा 180/3, दैट मींस 60 डिग्री। तो जो 60 डिग्री होता है उसको π/3 से लिखते हैं, जो 45 डिग्री होता है उसको π/4 से लिखते हैं, जो हमारे पास 60 डिग्री होता है उसको हम किससे लिखते हैं π/3 से लिखते हैं, और जो हमारे पास π/3 से लिखते हैं, और जो हमारे पास 30 डिग्री होता है उसको हम π/6 से लिखते हैं। तो ये आप बच्चों को पता होगा। अब देखिए ये cos थीटा cos π/3 के बराबर आ गया, क्यों cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, ये cos और cos कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3। तो यही हमने लिखा है थीटा की वैल्यू π/3। तो इस तरह से भी हमने निकाल दिया। और जो z की वैल्यू वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड पोलर प्लेन क्या होता है z इक्वल टू 2 की जगह पे यहाँ पे क्या होता है r cos इयोटा sin थीटा, तो r हमने लिख लिया है cos थीटा, थीटा की वैल्यू π/3 है, प्लस इयोटा sin और थीटा की वैल्यू क्या है π/3 है, तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको
हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये हमने पॉइंट मान लिया और पॉइंट में एक्स वाला क्या आएगा 1 आएगा और वाई हमारे पास क्या आएगा √3 आएगा। यहाँ पे भी मैंने आप बच्चों को बताया था एक्स की वैल्यू 1 रहेगी और वाई की वैल्यू √3 रहेगी। तो ये हमने लिख लिया, इस तरह से पॉइंट पी को रिप्रेजेंट कर दिया और जो ओपी रहेगा वो हमारे पास आर की वैल्यू 2 आएगी और ये जो एंगल होगा हमारे पास इसको थीटा बोलते हैं, तो वो हमारा किसके बराबर आएगा 60 डिग्री के बराबर। आप 60 डिग्री भी लिख सकते हो या फिर π/3 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने पोलर प्लेन जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन है जो हमारे पास, इसको भी हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर प्लेन में रिप्रेजेंटेशन हमने कर दी। तो इस तरह से हमने अपना जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर दिया किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये एग्जाम्पल 7 मैंने दोनों तरीके से बता दी। आपको जो भी तरीका अच्छा लगा होगा